आज हमने अपना थर्ड चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर थर्ड है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब बच्चे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे, इसके दो मेजर काम है। एक तो बच्चों ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और सेकंड बच्चे ये इन्वॉल्व होता है गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज। अच्छा बच्चे, अब गैसियस एक्सचेंज या फिर आप बात करें रेस्पिरेशन की, तो अक्सर हम इन दोनों को जो है ना एक इंटरलिंक जो टर्म्स है वो हम कंसीडर करते हैं। देखें बच्चों, रेस्पिरेशन में क्या होती है कि जो भी कोई फूड है लाइक ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होके वहां से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे होता क्या है कि इसी रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ये हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में ऐसा हो रहा होता है। तब हम इसको नाम देते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तब क्या है बच्चों, तब क्या है बच्चों, तब ये क्या है हमारे लिए सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। बात क्लियर है कि क्या होगा जब हमारे टिश्यूज में जब गैसेस मतलब जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन की जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, तब उस दौरान जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या होता है बच्चे, सेल के लेवल पे होता है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं किसका बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब सेकेंडली बात ये कि यही रेस्पिरेशन ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। अब इंटरनल, जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तब बच्चे होता क्या है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जैसे कि अभी हमने बात की सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको किसी हद तक इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इवनली मेन चीज जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बच्चे इस इंटरनल रेस्पिरेशन को हम ये भी कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है बच्चे, उसको हम ये भी कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द टिश्यूज, ठीक है। विद इन टिश्यूज, के टिश्यूज के अंदर जब बच्चे क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं टिश्यूज के अंदर, तब हम इसे नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन का। और सेम चीज बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। अब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है बच्चे, अब इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है बच्चे, अब इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या होता है, बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, बिटवीन ब्लड एंड बच्चे क्या, लंग्स। जब इन दोनों के दरमियान में गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तब बच्चे हम इसको नाम देंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। अब उसके बाद, अब यहाँ पे इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड होता है बच्चों ब्रीथिंग। इसे एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है बच्चे, अब इसको हम नाम देते हैं किसका, ब्रीथिंग का। अब ये जो ब्रीथिंग है बच्चे, अब आपको पता है कि इसमें एयर को इनटेक भी किया जाता है, ब्रीथिंग। अब इसमें बच्चे जो एयर है उसको इनटेक या इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, ठीक है। इनहेल या फिर बच्चों क्या किया जाता है, एक्सहेल किया जाता है। अब जब एयर को इनहेल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें वैसे तो ऊपर ऊपर वाली ये टर्मिनोलॉजी है कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसके साथ लिंक्ड है, जिसकी बेस पे क्या हो रहा है कि एयर को इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एयर को एक्सहेल कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में बच्चे मेजरली हम इन्हीं दो गैसेस की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। बट आपको पता है, आप जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसके साथ नाइट्रोजन भी होता है, दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं बच्चों, ठीक है। ब्रीथिंग में आप एयर को इनटेक करते हो, अब वो जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। बट जब भी बात रेस्पिरेशन की हो रही होगी, जब इंटरनल रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करोगे, तब जो बच्चे जो गैसेस हैं वो स्पेसिफिक हो जाती हैं। तब जो इनटेक करने वाला गैस होगा वो ऑक्सीजन होगा, जो आउट आउट करने वाला जो गैस होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इन द केस ऑफ ह्यूमन। बात क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब देखें, बात जैसे हमने अभी शुरू में बात की थी कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो विद इन द टिश्यूज, विद इन द सेल्स हो रहा है, तो तब हम उसको हमने नाम दिया था सेलुलर रेस्पिरेशन का। और अगर वो जो रेस्पिरेशन है बच्चे, वो क्या है कि वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो रही है, जैसे आप ब्रीथिंग की बात करें, तभी ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो जाता है। बात क्लियर है, ओके है बच्चों। जी सर। चलो जी, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। देखें कि रेस्पिरेशन अकर्स
एट बोथ सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक लेवल दोनों पे अकर होती है। अब सेलुलर लेवल क्या है बच्चे कि इसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं कि इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज ग्लूकोज और सॉरी एनर्जी। जैसे यहाँ पे बात की थी कि बच्चों ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है और इस दौरान बच्चे कार्बन ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब दूसरी बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात की गई है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब बोथ प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड के दोनों बच्चे प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल इज एक्सहेल्ड। ठीक है, ये चीज मैं वही शुरू में आपको बता चुका हूँ, इस चीज को मैं क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ बच्चे कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें जो एक्सचेंज होगी वो किसकी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस की एक्सचेंज, मतलब इन दोनों गैसेस की एक्सचेंज की बात होगी। बट ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है एक्चुअली वो ब्रीथिंग से डिफरेंट है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि आप एयर को इनटेक कर रहे हो, ठीक है। आप ब्रीथिंग को अगर आप मजीद डिस्क्राइब करना चाहें तो बच्चे आप इसको नाम देते हो वेंटिलेशन का। ब्रीथिंग को किसका नाम देते हो बच्चे? वेंटिलेशन। ब्रीथिंग को बच्चे आप लोग वेंटिलेशन का नाम देते हो। अब ये वेंटिलेशन क्या है? आप लोगों को पता है कि घरों में वेंटिलेटर यूज करते हैं, जस्ट एक ओपनिंग होती है जिससे जो हवा है वो क्रॉस हो सके, बाहर की हवा अंदर आ सके और अंदर की जो गैसेस वगैरह जो है वो बाहर जा सके। एक किस्म का वेंटिलेटर होता है बच्चे। तो अब ब्रीथिंग एक वेंटिलेशन है कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो सेलुलर लेवल पे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है, अब इसको बाहर निकालने का जो रास्ता है बच्चे वो यही वेंटिलेटर या आप ब्रीथिंग की बात कर लें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? क्या प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन हो रही है जहां पे गैसेस का तबादला हो रहा है, तो उस सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसे सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है? अब जैसे बच्चे बात कर लें कि एक अगर रेस्पिरेटरी सरफेस है, तब उसको क्या होना चाहिए कि उसका जो सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए, परमिएबल टू गैसेस। जाहिर सी बात है अगर थिन होगा ना बच्चे, वेरी लाइट होगा, वेरी थिन होगा, तो अब उससे जो गैसेस हैं बच्चे वो क्या होंगे, इजीली पास हो जाएंगी। और जो आगे इसके साथ आपको पता है बच्चों यहाँ पे ब्लड वेसल कनेक्ट होता है, तो उस ब्लड वेसल्स में क्या होती है बच्चों, इजीली वो जा सकती है ऐसे। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस जितनी थिन होगी बच्चे, जितनी मतलब उसके ऊपर नमी होगी, मॉइस्टनेस होगी बच्चे, अब वो क्या करेगा उतना ही मतलब एक अच्छा सूटेबल कंसीडर होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर बच्चों में कहता हूँ आता रहता है कि अब ये उसको क्या होना चाहिए बच्चे, मॉइस्ट होना चाहिए, परमिएबल टू गैसेस होना चाहिए और इसको थिन होना चाहिए। इसकी जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर या उससे भी कम होना चाहिए और इसका जो सरफेस एरिया बच्चे वो लार्जर होना चाहिए एंड बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड, जैसे कि मैंने यहाँ पे साथ में ब्लड वेसल भी बना दी, तो ब्लड वेसल्स का भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए एंड हैव अ वेंटिलेशन मैकेनिज्म। अब वो वेंटिलेशन मैकेनिज्म यही है, बात कर लें इसी चीज की बच्चों, ये आगे से जो ना फिर जो ना ये एल्वियोलर डक्ट से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर जो ना ट्रैकिया और ट्रैकिया से अल्टीमेटली क्या आ जाता है, माउथ आ जाता है। तो अब ये जो ये कैविटी है ना बच्चे, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो उसके लिए एक वेंटिलेटर के तौर पर काम करता है। अब ये वेंटिलेटर का क्या काम है, ताकि जो गैसेज हैं वो इजीली डिफ्यूज भी हो सके, आ भी सकें, जा भी सकें। तो ये कुछ बचे प्रॉपर्टीज है रेस्पिरेटरी सरफेस की। अच्छा, अब उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करें बच्चों, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है बच्चों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा है बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है बच्चों, इसमें आप देखें नॉस्ट्रल है, नेजल कैविटी एंड फेरिंक्स। ये बच्चों नॉस्ट्रल, ठीक है, और बीच में ये जो ना सेंटर में जो कैविटी है वो नेजल कैविटी, ठीक है, और उसके बाद बच्चे थर्ड फेरिंक्स। या अगर आप चाहें तो ये सीधा सीधा यूं कट कर दें इसको, ये गर्दन को कट कर दें, गले से ऊपर वाला जो पार्ट है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और गले से जो नीचे वाला पार्ट है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एनवायरनमेंट। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस को एक्सचेंज करवाता है बिटवीन ब्लड एंड एनवायरनमेंट बच्चों। अब उसके बाद बच्चे नोज एंड नेजल कैविटी। ठीक है, अब नोज और नेजल कैविटी के बच्चों आप बात करें, ठीक है, कि अब जो नोज है बच्चे वो बोन्स, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब देखें बच्चों कि हमारी जो स्पेशली जो मतलब नोज की बात कर ले, नोज का जो बच्चे फ्रंट हिस्सा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी हाथ भी लगाया हुआ है, तो बच्चे ये जो ये फ्रंट हिस्सा है बच्चे, ये सारा का सारा किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और उसके बाद एंड वाले साइड पे, एंड जैसे ये यहाँ पे देखें बच्चे, ये ऊपर वाली साइड पे इधर, तब बच्चे वहां पे क्या मौजूद होता है, वो बोन मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस नोज की बच्चे जो ओपनिंग है वो किसकी क्या कहलाती है, नॉस्ट्रल्स की। अब ये जो ये एक ये ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है, ये क्या कहलाती है बच्चे, नॉस्ट्रल। अच्छा, अब इनकी इंटरनल जो स्पेस है बच्चे, उसको हम नाम देते हैं नेजल कैविटी का। ठीक है, अब बेशक ये देखें कि ये यहाँ से नोज की ओपनिंग और ये जो बीच में ये वाला स्पेस है बच्चों, ये क्या है, नेजल कैविटी है बच्चों। अब उसके बाद नेजल कैविटीज आर पार्टीशन बाय सेप्टम। ये देखें बच्चों, नोज के दरमियान में ये जो ये झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर, इसको हम नाम देते हैं बच्चों नेजल सेप्टम। अब जैसे ही बच्चे नोज एंड नेजल कैविटी है, उसके अंदर वाली साइड पे फिर बच्चे वेस्टिब्यूल्स मौजूद होती हैं। अब वेस्टिब्यूल्स आप सिंपली कहना चाहें कि बच्चे वहाँ पे एयर्स मौजूद होती हैं, वेस्टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटीरियर पार्ट है और वहां पे हेयर्स मौजूद होती हैं।
अब लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन बचे। अब उसके बाद बचे ये है कि वही जो नेजल कैविटी पूरी की पूरी है उस पे मतलब वो म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब इन्हीं बचे जो नोज के अंदर जो हेयर्स हैं, इसी तरीके से म्यूकस है या सिलिया बचो, ये सारे के सारे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बचे जैसे जो नोज है, ठीक है, अब नोज है, पहली बात तो ये कि नोज में जो हेयर्स हैं बच्चों वो क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मुझे बता सकते हैं नोज में हेयर क्या करते हैं, सॉरी हेयर में नोज क्या करते हैं? नोज में हेयर, हेयर में नोज में हेयर, चले नोज में जो हेयर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप। डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। और ये काम बचे दोनों जो मेजरली अगर आप बात करें, ठीक है, मेजरली काम बात करें बच्चों, इसमें ये म्यूकस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उसके बाद बच्चे आप बात कर ले सिलिया भी यही काम करता है और हेयर भी ये काम करता है कि पहला काम तो इनका ये है कि ये बच्चे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। और सेकेंडली फिर हर का एक अलग काम है। अब इसमें बच्चे देखें कि जो आपका म्यूकस है बच्चे, अब म्यूकस आपको पता है एक जेली लाइक थोड़ा सब्सटेंस है। अब बच्चे ये ट्रैप कर लेता है कि इनको जर्म पार्टिकल्स को, जर्म पार्टिकल इसमें फंस जाते हैं। अब उसके बाद बच्चे सिलिया है वो फ्लैप करते रहते हैं, उनकी फ्लैपिंग मूवमेंट से जो डस्ट वगैरह है या जो जर्म्स वगैरह है बच्चे उनको गले के नीचे वाली साइड पे भेज दिया जाता है, जहाँ से बच्चे वो आपके नेज़ल कैविटी से जो ना क्रॉस होके ओरल कैविटी में आते हैं। फिर वो बंदे की नेचर पे डिपेंड करता है कि उन्हें स्वॉलो कर लेता है या स्पिट आउट कर लेता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे क्या है कि नोज़, हेयर, म्यूकस एंड सिलिया प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डस्ट एंड पैथोजेंस। म्यूकस क्या करती है बच्चे, फिल्टर एंड मोइस्चन द एयर। और साथ में बच्चे जैसे हमने बात की कि वो जेली लाइक सब्सटेंस है, ट्रैप करता है, और उसी जेली लाइक सब्सटेंस का बच्चे एक और काम भी होता है कि वो क्या करता है कि जो एयर को मॉइस्चन करता है। मॉइस्चन क्यों करता है बच्चे, उसको वार्म क्यों करता है, उसके पीछे वजह ये है कि अब इसी ये जो म्यूकस है या जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर इनर साइड पे बच्चों ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। अब वो ब्लड वेसल से बच्चों क्या आता है, वो टेम्परेचर आता है। तो वो टेम्परेचर बच्चों क्या करता है कि उस आने वाली जो समझ लें कि एयर है बच्चों उसको वार्म भी करता है। ठीक है? अच्छा, तो अब इसके मेजर क्या काम हो गया, म्यूकस के बच्चे ये फ़िल्टर करता है, मॉइस्चर करता है एयर को, और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? ठीक है? अब सिलिया मूव द म्यूकस, म्यूकस को वो नीचे की तरफ धकेलते हैं, फ्लैपिंग मूवमेंट होती है और डस्ट जो ट्रैप पार्टिकल्स हैं उनको फेरिंक्स की तरफ, जैसे मैंने बात की, फेरिंक्स से वो ओरल कैविटी में भी आ जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बचे ब्लड कैपिलरीज अंडर द म्यूकोसा। यही जो म्यूकस है इसके इनर वाले साइड पे बच्चों छोटी-छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब वही क्या करती हैं कि बच्चे आने वाला जो एयर है उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं और टेम्परेचर अराउंड अबाउट 30 के आस-पास कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चों फेरिंक्स है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब बच्चे जो फेरिंक्स है वो थोड़े कोन शेप का होता है। कोन शेप का अगर आप देखें इस तरीके से, ठीक है, ये अगर आप इन दोनों को मिलाना चाहें यहाँ से, ठीक है, ये इस तरीके से बच्चे इसको मिलाना चाहें तो ये समथिंग कोन कोन की तरह का एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। दोनों ओरल कैविटी यानी ये जो ओरियोफेरिंक्स है, नेसोफेरिंक्स है, इन दोनों को मिलाएं और लैरिंजियोफेरिंक्स, तो एक कोन लाइक बच्चे इस तरह का बच्चे कुछ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, इस तरीके से। तब हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये कौन लाइक होता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ये क्या करता है कि जो ना कनेक्ट नेज़ल एंड ओरल कैविटी टू द एसोफेगस एंड लैरिंक्स, कि ये जो नेज़ल कैविटी है बच्चों उसको क्या करता है और साथ में ओरल कैविटी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है एसोफेगस के साथ। इसकी एग्जांपल यही है, देखें बच्चों, ये ओरल कैविटी है, ये वाला, ये मैं कलर चेंज करूँ। देखें बच्चों, ये वाला जो ना ये ओरल कैविटी है, ठीक है, और उसके बाद बच्चे ये कौन सा नेज़ल कैविटी है, ठीक है। अब उसके बाद ये नीचे से ये देखें, ये ओरल कैविटी आ रहा है और ये नेज़ल कैविटी आ रहा है। तो अब जो फेरिंक्स है बच्चे, ये कॉमन रीजन होता है, मतलब जहाँ से जो फूड है वो ओरल कैविटी से आ रहा होता है और एयर है वो नेज़ल कैविटी से आ रहा होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि बच्चों इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बच्चों, ठीक है। और इसके वही जो रीजंस है हमने बात की कि जो नेज़ोफेरिंक्स है बच्चे वो नेज़ल कैविटी वाली साइड पे है और ओरोफेरिंक्स है बच्चे वो ओरल कैविटी की साइड पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने कलर से शो किया बच्चों, ये वाला, ये देखें, ये अब ये क्या है, ओरोफेरिंक्स है। और बच्चे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, जो ना नेज़ोफेरिंक्स है। और बाकी जो ना ये लाइट ग्रीन कलर जो आपको ये शो हो रहा है, लाइट ग्रीन है, कौन सा कलर है ये, ग्रे कलर का समथिंग, कौन सा कलर है ये, स्पेशियो ग्रीन। स्पेशियो ग्रीन, ये नाम पहली दफा सुना है मैंने, सच्ची बोलूं तो। ठीक है, ये बच्चों लेरेंजोफेरिंक्स, मतलब उनको डिफरेंट कलर की मदद से क्या किया गया, सेपरेट किया गया। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद बच्चों रीजन्स में वही हमने बात की। अब उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों लैरिंक्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और क्या आ जाती हैं बच्चों, लंग्स आ जाती हैं। अच्छा, अब आगे हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बच्चे क्या है, लैरिंक्स है। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं कि बच्चों ये ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया का जो ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन है बच्चे वो क्या होता है, इस तरीके से फूला हुआ होता है, ठीक है, इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है। नो ब्लैक स्ट्रक्चर आप बात करें, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि यही जो
लैरिंक्स है बच्चे। अब इसके ऊपर इस तरीके से जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, अब इसके अंदर बच्चे इस तरीके से क्या मौजूद होती हैं, बैंड्स मौजूद होती हैं, 2 बैंड्स हैं। तो इनको हम नाम देते हैं बच्चे वोकल कॉर्ड्स। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के दौरान यही वोकल कॉर्ड्स फ्लैप हो रहे हैं और उससे जो ना ये क्या जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब बच्चे होता क्या है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है? तो ये देखें ये यहाँ पे लैरिंक्स है। तो अब बच्चे यहाँ पे आपको पता है कि ये ऊपर से फेरिंक्स है और नीचे बच्चे ये क्या है, ट्रैकिया। तो अब इस ट्रैकिया और जो लैरिंक्स है उसके दरमियान में ये सॉरी ट्रैकिया और फेरिंक्स के दरमियान में बच्चे ये लैरिंक्स मौजूद है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद ये कार्टिलेज का बना हुआ है और मसल्स भी मौजूद होते हैं इसमें। अब बच्चे इसकी जो कैविटी है, जैसे आप ये देखें कि ये जो ये पूरा आपको शो हो रहा है ना, ये क्या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये पूरा का पूरा क्या करता है बच्चे, इस फेरिंक्स के माउथ को क्लोज करता है। मतलब उसकी सॉरी 1 मिनट कि ये जो ये पूरा इस तरीके से जो होल है, ये कैविटी है बच्चे, इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का। ये जो ये पूरा का पूरा फ्लैप है, इसको बच्चे हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का। मतलब ये जो ओपनिंग है, होल, ये जो कैविटी है, ये सारा का सारा। अब उसी ग्लॉटिस के अंदर बच्चे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है? कि अब उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाला जो अगर मैं यहाँ से दिखा दूं, ये देखें, ये बच्चे ये स्ट्रक्चर है, ये आपका लैरिंक्स का। और ये जो ये वाला मुड़ा हुआ हिस्सा है ना बच्चे, ये वाला ये मुड़ा हुआ हिस्सा, तब हम इसे नाम देते हैं कि ये एपिग्लॉटिस है। कि जब जैसे बच्चे हम कोई खाना निगलते हैं, स्वॉलोड करते हैं, तब बच्चे ये जो ट्रैक है ये ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो ये एपिग्लॉटिस है बच्चे, ये क्या कर देता है बच्चे, फिर जो लैरिंक्स है उसको बंद कर देता है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। तो जो फूड है वो सीधा-सीधा क्या होता है बच्चों, कि इधर ये जो ये वेंट पाइप है उसमें आने की बजाय वो फूड सीधा-सीधा ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है? अच्छा, epiglottis prevent the food entry during the swallowing. Glottis is the opening contain vocal cords for the voice. ठीक है, ये vocal cords हैं जो क्या करती हैं बच्चों, वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। अब उसके बाद बच्चों ट्रैकिया, ट्रैकिया को बच्चे वेंट पाइप का नाम देते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने इसकी बात की, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, तो इसी तरीके से ट्रैकिया को बच्चे वेंट पाइप का नाम दिया जाता है। सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज, कि ये जितने भी कार्टिलेज आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये किस तरह के, इस तरह के सी शेप्ड है, ठीक है? अब डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब एक बच्चे ये देखें कि ये ट्रैकिया ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम देते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकाई से फिर जो ना ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनती है। मेरे ख्याल से इस चीज को कंफर्म कीजिएगा कि मेरे ख्याल से जो राइट है, राइट जो ब्रोंकाई है, ठीक है, उसमें बच्चों कितने जो ना 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई इंटर होती हैं? इज इट 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई? टू 2 है, राइट पे 2 है। और इसी तरीके से जो लेफ्ट बचे ब्रोंकाई है उसमें कितनी होती है कि वो 3 नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। 3 राइट में 3 होती हैं 3 राइट में है, ठीक है? और 2 लेफ्ट में। हाँ, 3 बच्चों राइट में है और उसके बाद जो ना जो 2 है बच्चे वो क्या होती है कि 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई वो लेफ्ट जो लंग है उसमें इंटर होती है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो लोब के हिसाब से है फिर। राइट में 3 लोब्स है ना? राइट, सही कह रहा हूँ ना मैं? कि ये राइट है, राइट यस। में 3 लोब्स हैं, ठीक है? और ये लेफ्ट है, लेफ्ट में 2 लोब्स हैं, तो उस हवाले से जो ना सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, लेस कार्टिलेज एंड मोर स्मूथ मसल्स बचे, ठीक है? मतलब ये जो जैसे-जैसे अब ट्रैकिया है वो कार्टिलेजिनस था, जैसे-जैसे ट्रैकिया से ब्रोंकाई बनते गए, ब्रोंकाई से फिर छोटे टर्शियरी ब्रोंकाई, आहिस्ता-आहिस्ता से बच्चों उसका जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था वो खत्म होता गया। कार्टिलेजिनस प्लेट्स आती गई, कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता से खत्म होती गई और अल्टीमेटली जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है वो ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। इवन आप बात कर लें एल्वियोलर डक्ट में तो वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब ब्रोंक्यूल्स लीड टू द बच्चों एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई, मतलब वो जो मेजर स्ट्रक्चर है वहां तक पहुंच जाती हैं। ये एक मतलब कैविटीज हैं, ऐसा समझ लें कि ऐसे डक्ट हैं जहां से जो एयर है वो पास करता है। अब उसके बाद बच्चों एल्वियोलाई क्या है कि ये टाइनी एयर सैक्स है फॉर द गैसेस एक्सचेंज की, ये वो स्ट्रक्चर है, वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है बच्चों, गैस एक्सचेंज होता है। अब अबाउट 700 मिलियन एल्वियोलाई आर इन द लंग्स, के लंग्स में अराउंड अबाउट 700 मिलियन बच्चे क्या मौजूद होती हैं, एल्वियोलाई मौजूद होती हैं। लाइन विद द सर्फेक्टेंट्स मतलब उनके ऊपर मौजूद होती हैं, जिनका काम क्या होता है बच्चे कि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और ये हेल्प करते हैं कि किस चीज से, मतलब हमें हमारे जो लंग्स हैं सॉरी एल्वियोलाई है उसको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पहली बात तो ये कि उसको जो ना एल्वियोलाइज वगैरह को कोलैप्स होने से बचाते हैं। मतलब इस तरीके का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है? इस तरीके का बच्चों एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। अब हो सकता है कि ये जो एल्वियोलाई की ये जो वॉल्स हैं ये कोलैप्स कर जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, क्योंकि होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर गैस निकलती है तो फिर तो ये बलून है तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो बच्चे वो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करती हैं कि एल्वियोलाई की ये जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई को इनको आपस में कोलैप्स यानी मर्ज नहीं होने देती। और सेकेंडली ये है कि बच्चों इसमें इनमें एबिलिटी होती है कि वो जो गैस डिफ्यूजन है, क्योंकि पीछे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं बच्चों यहाँ पे, तो अब ब्लड कैपिलरीज में गैस डिफ्यूजन को ये क्या करवा देते हैं, गैस डिफ्यूजन को बच्चों ये बढ़ा देते हैं, ये एबिलिटी होती है इनमें, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चे आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। बच्चों एल्वियोलाई की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें वो 0.1 माइक्रोमीटर बच्चे थिक होती हैं, सराउंडेड बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे जैसे ये देखें यहाँ पे कितने कैपिलरी नेटवर्क आपको शो हो रहे हैं,
लाइन विद मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, बच्चों एपिथेलियल सेल की कौन सी कैटेगरी है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है। अब उसके बाद बच्चे कोलेजन और इलास्टिन भी मौजूद होती हैं ताकि उसकी एक्सपेंशन हो सके और रिकॉइलिंग हो सके प्रॉपर। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद बच्चों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के, लंग्स की अगर बाहर से स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप राइट की बात कर लें बच्चों, उसमें 3 लोब्स मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, ये एक जो है ना ये राइट है। अब इसके 3 लोब्स हैं बच्चे, अपर सुपीरियर है, अपर लोब है, उसके बाद मिडिल लोब है और उसके बाद इंफीरियर या लोअर लोब है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लेफ्ट लंग की बात कर लें बच्चों, उसमें 2 लोब्स होती हैं, एक सुपीरियर लोब होती है, दूसरा इंफीरियर मतलब जो लोअर लोब है। अच्छा, अब लंग्स लाई अबव द डायफ्राम इन द थोरेसिक रीजन, थोरेसिक कैविटी की बात करें बच्चे, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम का, इस तरीके से ये। अब ये जो बच्चे स्ट्रक्चर होता है, इस ये रीजन क्या होता है कि ये होता है बच्चों डायफ्राम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? डायफ्राम। अब बच्चे यही डायफ्राम ही है जो उनके ओरिजिनल जो कंट्रैक्शन है लंग्स की, या रिलैक्सेशन है, या उनकी एक्सपेंशन है या रिलैक्सेशन है, उसमें बच्चों ये इन्वॉल्व हो रहा होता है, मदद कर रहा होता है। अच्छा, अब लंग्स लाई अबव द डायफ्राम इन द थोरेसिक कैविटी एंड कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। बच्चों ये प्लूरल मेम्ब्रेन भी बच्चे ठीक है, जैसे आप बात करें कि ये मेम्ब्रेन, ये लंग है ना बच्चों, ये अब इसके ऊपर ये प्लूरल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब प्लूरल मेम्ब्रेन की भी बच्चों इसी तरीके से 2 ही कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, 2 ही कैटेगरीज होती हैं बच्चों। अब एक एक्सटर्नल मतलब मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इंटरनल होती है, और उनके दरमियान में भी बच्चों क्या होती है कि जो ना वो प्लूरल जो फ्लूइड मौजूद होती है। ठीक है, क्या मौजूद होती है बच्चों? प्लूरल क्या मौजूद होती है? बोलो बोलो बच्चों, हेलो, बोले? नहीं बोलना आप लोगों ने, सही है ना बोले। देखिए बच्चों, प्लूरा की मैं बात कर रहा हूँ, प्लूरल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब ये बच्चे 2 डबल मेम्ब्रेनस, ऐसा समझ लें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो जैसे जो 2 स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, अब इसमें एक होता है बच्चे वेसिरल वेसिरल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है बच्चों पेराइटल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेराइटल। अब जो बच्चे वेसिरल है, आउटर मोस्ट लेयर, अब बच्चे वो कवर करता है लंग्स को। इसको कवर करता है बच्चों, कवर लंग्स। और उसके बाद जो बच्चे पेराइटल है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो इनर जो ठीक है, 1 मिनट, हाँ। अब बच्चे जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि जो इनर चेस्ट, ठीक है, इनर चेस्ट, उसको क्या करता है बच्चे, या चेस्ट वॉल की बात कर ले, अब उसको क्या करता है? कवर करता है। अब यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? देखें मतलब ये इस तरीके से कुछ कह लें, ये इस तरीके से बच्चों। अब ये जो इनर लेयर है वो कौन सा है? वेसिरल है। इनर लेयर कौन सा है बच्चों? वेसिरल। अब ये जो, हाँ, वेसिरल इनर जो चेस्ट वाल है बच्चों, वो आउटर है, वो पेराइटल है। अब इसके दरमियान में बच्चों यहाँ पे क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है इसके दरमियान में ये। अब ये जो फ्लूइड होता है बच्चों, इस फ्लूइड का क्या काम होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोगों ने वो पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ा था ना, याद है ना आप लोगों को? तो इसी यस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये क्या मौजूद होता है, वो फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर काम करता है? लुब्री लुब्रिकेंट हाँ, लुब्रिकेंट के तौर पर बच्चों वो फ्लूइड क्या करता है? काम करता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टाइप नोमोसाइट्स बच्चे मौजूद होती हैं। अब ये नोमोसाइट्स एक्चुअली कुछ सर्फेक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं। क्या बच्चों? क्या बच्चों? सर्फेक्टेंट मतलब ये लेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, कि ये जो एल्विलाई है बच्चे, इन एल्विलाई की लेयरिंग की बात हो रही है कि वो एल्विलाई की जो सरफेस है वो 2 तरह के सेल्स या 2 तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, या लेयरिंग पर मुश्तमिल होती है। एक होता है बच्चों टाइप 1 नोमोसाइट और दूसरा होता है टाइप 2 नोमोसाइट। अब जो टाइप 1 नोमोसाइट है, जो कि आपको ये शो हो रहा है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाली लेयरिंग है, ये क्या होती है बच्चों? ये थिन होती है, कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ एल्विलर सरफेस, की वो जो एल्विलाई का जो वाल है वो ज्यादातर जो है इन थिन लेयर पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, अब उसके बाद बचे राउंड अबाउट कितना 95% मतलब जो एल्विलाई की जो वाल है वो इन टाइप 1 नोमोसाइट पर मुश्तमिल होती है। अब उसके बाद बचे फैसिलिटेट द गैस एक्सचेंज, मिनिमाइज द डिस्टेंस फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज। कि देखें बच्चों कि इसमें होता क्या है कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, जाहिर सी बात है जो लेयरिंग है बच्चों वो बहुत छोटी है, अगर बहुत छोटी है तो जो गैसेस एक्सचेंज है बच्चों वो इजीली क्या हो सकती हैं? डिफ्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ बच्चों ये जो ना टाइप 2 नोमोसाइट्स है, जो कि ये यहाँ पे बिटवीन जो शो हो रहा है, ये देखें, ये वाला रीजन, अब ये देखें ये वाला रीजन बच्चों। अब ये क्या है कि बच्चों ये जो ना ये टाइप 2 जो ना वो नोमोसाइट्स है, ये क्यूबाइडल सेल पर मुश्तमिल होती हैं। इनका क्या काम होता है कि प्रोड्यूस एंड सेक्रीट द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, कि ये वो सेल्स हैं जो सर्फेक्टेंट्स रिलीज करती हैं। अब उसके बाद क्या करती हैं कि वो एल्विलाई अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करते हैं और उसकी रीजनरेशन में ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइप 1 नोमोसाइट्स का क्या काम है? वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं
और टाइप 2 नोमोसाइट्स का क्या काम है? बोलो बोलो बच्चों। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करना। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती हैं, यस, गुड हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात कर लें बच्चों, इसके 2 फेजेस हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। बच्चों इंस्पायरेशन क्या होता है बच्चे, हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो एयर है इसको इनटेक किया जाता है, एक्टिव फेज है। दूसरा एक्सपायरेशन है बच्चे, वो पैसिव फेज है, जिसमें क्या किया जाता है कि बच्चे जो गैस है या जो आप समझ लें गैस है या ऑक्सीजन है उसको बॉडी से, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे इसमें ये दोनों मैकेनिज्म है, इसके लिए चाहिए क्या, वो डायाफ्राम चाहिए और साथ में इंटरकॉस्टल मसल चाहिए बच्चों। मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं, या डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये 2 मेजर स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं बच्चों, इस ब्रीथिंग के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब बच्चे देखें कि इंस्पायरेशन फर्स्ट मैकेनिज्म, मतलब फर्स्ट जो एक्टिव फेज है, अब वो क्या है कि डायाफ्राम बच्चे कंट्रैक्ट होते हैं एंड फ्लैटन। अब डायाफ्राम की मतलब बात हो रही है बच्चे, एक डायाफ्राम इस दौरान कंट्रैक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? डायाफ्राम कंट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अब कंट्रैक्शन इसकी कैसे है कि बच्चे उसके लिए ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। कहाँ मूव करेगा डायफ्राम बच्चों? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव करेगा। अब उसके बाद रिब केज मूव्स अप, कि वो जो रिब केज है, ये पूरा जो पूरा चेस्ट कैविटी में जो ये रिब केज है, मतलब ये ऊपर की तरफ उठते हैं, बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करती हैं। अब द थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, कि ये पूरे जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिसकी बेस पे जो लंग्स है उन पे प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही बच्चों जो प्रेशर है, ठीक है, वो लंग्स पे कम हो जाता है, जैसे ही प्रेशर कम होता है तो बच्चे जो एयर है वो फौरन क्या हो जाता है बच्चे, वो लंग्स में इंटर हो जाता है। 4-5 चीजें हैं, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है बच्चे, टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं वो करना। क्या बच्चे, क्या होता है, डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है और मूव डाउनवर्ड। रिब केज क्या होता है, मूव्स अप एंड आउटवर्ड। उसके बाद थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जैसे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स पे प्रेशर कम पड़ता है, जैसे प्रेशर कम पड़ता है तो एयर क्या होता है, लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है। बात क्लियर है? जी। चलो जी, अब इसके अपोजिट कर दें, जहां पे डायफ्राम कंट्रैक्ट है वहां पे रिलैक्स लिख दें, ठीक है। और उसके बाद डाउनवर्ड है तो इसको जो ना अपवर्ड कर दें, डाउनवर्ड है तो इसको क्या कर दें, अपवर्ड कर दें। ये मूव्स अप है तो इसको मूव डाउन कर लें, और ये आउटवर्ड है तो इसको इन्वर्ट कर लें। और उसके बाद इंक्रीजेज है तो इसको डिक्रीजेस कर लें बच्चों, ठीक है, डिक्रीजेस। और ये डिक्रीजेस है तो इसको इंक्रीजेस कर लें। और उसके बाद रशेस इनटू, यहाँ पे इनटू की जगह आउट आपने लिखना है, और ये लो प्रेशर है तो आप लोगों ने इसकी जगह क्या लिख लेना है, हाई प्रेशर लिख लेना है। बात क्लियर है? अब ये इंस्पायरेशन नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। बस यही चीजें बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। बात क्लियर है? कि यहाँ पे देखें बच्चे, जो डायफ्राम है बच्चे, यहाँ पे ये डाउन साइड पे मूव कर रहा था, यहाँ पे ये अप साइड पे ये देखें कितना मूव कर गया। अब उसके बाद ये जो ऊपर बच्चे, ये जो रिब केस से जो बाहर मूव कर रहे थे, अब इस केस में क्या है कि वो इनवर्ड मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्सपेरिशन में बच्चों यही होता है कि डायफ्राम रिलैक्स होता है एंड मूव्स जो ना अपवर्ड। और उसके बाद जो रिब केज है बच्चे, वो मूव डाउन होता है, इनवर्ड मूव करता है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो जिसकी बेस पे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है। जैसे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है तो बच्चे जो एयर है वो फोर्स आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों है आगे कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ। देखिए ब्रीथिंग की पहली बात तो ये कि जो ब्रीथिंग है बच्चों, वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अलबत्ता किसी ना किसी हद तक जो मेड्यूला है, ये जो पांच है बच्चे, ये कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं, इस ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। अब इसको बच्चे मेजर 2 हिस्सों में मतलब कंट्रोल किया जाता है, कि कुछ ऐसा पार्ट है जो उसके इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है, और कुछ ऐसा पार्ट है जो उसकी एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अब बच्चे जो इंस्पायरेशन जो पार्ट कंट्रोल करता है उसका नाम है इंस्पायरेटरी सेंटर, कि ये ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करवाता है, मतलब जैसे मतलब ये ब्रीथिंग है उसको स्टार्ट करवाता है, सांस का लेना जैसे। अब उसके बाद बच्चे जो एक्सपायरेटरी सेंटर है, अब वो ब्रीथिंग को या इंस्पायरेशन को क्या करता है बच्चे, रोकता है, एक्सपायरेटरी सेंटर। अब मतलब जो सांस है, मतलब उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अब उसका अपोजिट मैकेनिज्म है वो जनरेट होगा। पहले इंस्पायरेटरी सेंटर में क्या होगा कि बच्चे इंस्पायरेशन करवाई जाएगी, और एक्सपायरेटरी सेंटर में क्या होगा कि बच्चे एक्सपायरेशन करवाई जाएगी। अच्छा, अब कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कि पहली बात तो ये कि अगर आप लोग अपने होश में नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये जो आपका ब्रीथिंग सेंटर है, ये जो रेस्पिरेशन है, वो पूरा का पूरा मेडुला और दूसरा पॉन्स कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग जो ना बैठे बैठे और कोई काम नहीं होता, तो फिर आप लोग अपनी जो सांस है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कि चले यार 1 मिनट बंद करता हूँ, देखता हूँ मैं कितने टाइम तक जो है अपने सांस को रोक सकता हूँ। तब बच्चे जब आप ये सोचने लगते हैं, तब आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, तो वो आपके इस ब्रीथिंग को कॉन्शियसली फिर क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है।
अच्छा, अब इमोशंस इफेक्ट ब्रीथिंग थ्रू लिम्बिक सिस्टम के बच्चे, इमोशंस जो है ना वो भी ब्रीथिंग को इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम फिर वो कौन सा हमारे ब्रेन का कौन सा रीजन इन्वॉल्व होगा, तो वो लिम्बिक सिस्टम। अक्सर जो है इमोशनल जो होते हैं, कभी उनकी सांस तेज हो जाती है, कभी उनको क्या क्या एटसेट्रा इस तरह के इश्यूज होते रहते हैं। चले, आज हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। देखिए, आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो मेजर गैसेस जो कि हमारी इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। उसमें एक आपको पता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा बच्चे उसमें ऑक्सीजन है। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। और उसके बाद जो आप सेकंड बात कर लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो ना क्या किया जाता है बच्चों, इसी को यूज किया जाता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। अब बच्चे रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना जरूरी है। अब यही जो पूरा प्रोसीजर है वो किसके जरिए हमारा, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और दूसरा बच्चे की इसका मेजर रोल होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये दोनों के दोनों बच्चे क्या होते हैं कि मेजर जो ना रोल परफॉर्म करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या फॉर द रेगुलेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ गैसेस। अच्छा, अब बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमन में जो गैसेस हैं बच्चे, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे दो ही बच्चों रिस्पिरेटरी गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, कि इनको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर आप कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऑक्सीजन इज कैरीड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, के लंग्स से टिश्यूज की तरह बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। और टिश्यूज में जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर टिश्यूज से लंग्स की तरफ लाया जाता है। अच्छा, अब फर्स्ट बच्चों टॉपिक इसमें जो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो 97% क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ होती है। मतलब वो जो हीमोग्लोबिन है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों क्या होता है कि 3% ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। कि बच्चों आपको पता है कि प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा मौजूद होता है, तो 97% बच्चों क्या होता है, ठीक है, 97% बच्चों क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है बच्चों वो इस रेड ब्लड सेल में जा रहा होता है। बाकी बच्चों जो 3% है वो क्या होता है बच्चों, इन प्लाज्मा में जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह खैर करिए, 97 नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? देखिए, अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स में बच्चों जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों वो ज्यादा होता है, जिसकी बेस पे लंग्स से जो ऑक्सीजन है बच्चे वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और डिफ्यूज होके किस में आ जाता है बच्चों, इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। किस में आ जाता है? Blood capillaries. हाँ, ब्लड कैपिलरीज में बच्चों क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इनहेंस द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन, कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे देखें बच्चों, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स के ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल के यहाँ पे आके लोड हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और जब टिश्यूज पे पहुंचते हैं तो बच्चे वही ऑक्सीजन को टिश्यूज में रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, Yes. बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। चलें जी, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे है केमिकल रिएक्शन फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कि भाई अब वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है उसका केमिकल रिएक्शन क्या है। देखें बच्चों, हीमोग्लोबिन है, अब इसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और बनाता है Hb4O2। एक्चुअली अगर मैं बात करूं Hb हीमोग्लोबिन की बच्चे, ये 4 इस तरह के यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह के 4 बच्चे क्या होता है कि सब सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। हर सब यूनिट के साथ बच्चे क्या होता है कि एक ऑक्सीजन अटैच होता है। हर सब यूनिट के साथ बच्चों क्या होता है, अब ये जो रेड मैंने बनाया ये ऑक्सीजन है, तो अब 4 एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट है, तब इस वजह से क्या होता है बच्चों के 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच हो सकते हैं। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन प्लस 4H2O विल चेंज Hb4O2। अब विद एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, के एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से बच्चों ये रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल अकर इन द लंग्स अंडर हाई प्रेशर, के लंग्स में बच्चों अकर होता है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है।
और यही चीज़ ये है कि अगर आप बात करें टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है, क्वांटिटी है, वो कम होती है, तो इस वजह से वहाँ पे रिलीज हो जाता है। अच्छा, अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम जो आपके हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है बच्चों, फॉर एग्जांपल बच्चे 100 ml ब्लड इसमें मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 100 ml ब्लड है बच्चे। अब इसमें जो ऑक्सीजन की डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी होगी, उस 100 में से उस 100 की कितनी होगी, 20 ml होगी। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कि बच्चे ब्लड है वो 100 ml है, तो अब उस 100 ml की जो एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को ले जा सकती है, वो 20 ml है। अब ये 20 ml मैक्सिमम नहीं है, सॉरी मतलब एवरेज नहीं है, मैक्सिमम है कि इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो इतना भी नहीं होगा, पहली बात तो ये इतना भी मुश्किल है, इससे हमेशा कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन रिलीज टू द टिश्यूज के कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को दिया जाता है, तो वो 5 ml है। राउंड अबाउट कितना होता है, मतलब 100 ml में से 5 ml बच्चों क्या होता है कि टिश्यूज को दिया जाता है, बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। मैं बच्चे आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि 19.5 जो ना ml ऑक्सीजन होता है उस 100 में, ठीक है, 100 ml में। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, उसमें भी ये 19.5 पूरा नहीं हो, तो मतलब 19.5 है। हमने वैसे बात 20 ml की बात की, लेकिन हमने कहा कि 19.5 एवरेज है। अब उसमें बच्चों जो 5 ml है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब उसके बाद जो रिमेनिंग है बच्चों वो कितना, 14.5, 14.5। तो बच्चे ये 14.5 जो ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, ब्लड है या आप कह लें ऑक्सीजन है, ml ऑफ ऑक्सीजन, वो रिटर्न हो जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चों, रिटर्न हो जाता है। रिटर्न हो जाता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तब बच्चे इफेक्टेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे, ऑक्सीजन है, ब्लड पीएच है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये सारे के सारे बच्चे क्या है, ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल बच्चों टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बच्चों बढ़ जाता है, तो फिर ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है, हीमोग्लोबिन है, उसकी जो बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कि टेम्परेचर बढ़ा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा, वो जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज हो जाता है। बाइंडिंग कैपेसिटी विद ऑक्सीजन क्या हो जाती है बच्चों, विद ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो डिक्रीज हो जाती है, यस। तो ये मेन चीज है बच्चों। अब इसी तरीके से पीएच भी इम्पैक्ट करता है, पार्शियल प्रेशर तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जाहिर सी बात है कि भाई ये डिफ्यूजन होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो डिफ्यूज होकर आ रही होती है। अब जैसे लंग्स में ज्यादा होती है ऑक्सीजन की क्वांटिटी, तो इस वजह से वो डिफ्यूज हो जाता है, और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है तो वो डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये चलता रहता है। ये साइंस स्टेटमेंट है बच्चों। अब इसमें क्या है कि 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, मतलब अगर आप 100 ml की बात करें बच्चों, 100 ml की, तो अब उसमें जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है वो 15 ग्राम होती है। और 1 ग्राम बच्चों जो हीमोग्लोबिन है वो राउंड अबाउट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। तो 15 ग्राम कितना करेगा बच्चों, तो 15 कितने ग्राम, वो कितने में वो होगा, तो हम सीधा सीधा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/15, सॉरी। तब ये हमारे पास राउंड अबाउट वही जो है ना, ये मेरे ख्याल से इतना आ जाएगा। इसको जरा हिसाब लगाओ ना इसका, जल्दी करो, शाबाश बोलो। सर आपने मल्टीप्लाई 15 से किया है। हाँ हाँ, 1.34 मल्टीप्लाई बाई 15, 20.1 20.1 बच्चे, ये कुछ ज्यादा ही आ रहा है, राउंड अबाउट वही 20% जो हम कह रहे हैं कि वो इतनी होती है, ठीक है। 20 ml कितनी होती है, 20 ml ऑक्सीजन होती है, जैसे हमने बात की थी, ठीक है, कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है ना वो कितने ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होती है, 20 ml होती है। और इसका मतलब ये है कि ये 100% सेचुरेशन है, क्या है, 100% सेचुरेशन है। तो इसका मतलब ये कि अब इसके साथ मजीद ऑक्सीजन अटैच नहीं हो सकता, जितना होना था वो हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे एट्रियल ब्लड जो है ना वो, अगर आप उसकी बात करें कि एट्रिया में जो ब्लड की सेचुरेशन होती है वो 97% होती है। जो मैंने बोला कि कितना होता है, 9.4 ml ऑक्सीजन है जो मतलब उस आर्टरीज में आती है, उससे ज्यादा नहीं होता। उसकी जो सेचुरेशन है वो इस हवाले से 97% होगी। अच्छा, अब उसके बाद जो वेनस है बच्चे, उसकी सैचुरेशन 75% है। अब मतलब क्या कि जो रिटर्न वाला जो मतलब जो ब्लड आता है वापस आता है, उसमें 14.4 जो ml है ऑक्सीजन का वो मौजूद होता है। अब ये जो डिफरेंस आया 5 का बच्चों, ये जो 5% है ये कहाँ पे उन टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाता है। बात क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर है। बोलो, ये 14.4 लिखा था, ये 5 ही है, 5 ही लिखा था, थोड़ा चेंज कर दिया था। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, यस
बोलो Yes, sir. बच्चों, बोलो। Yes, sir. चलो चलो जी आगे चलते हैं। आगे है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। देखिए 3 फॉर्म्स होती हैं। बाइकार्बोनेट आयंस की बात कर लें 70% होती हैं। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की बात कर लें बच्चों वो 23% होती है। और प्लाज्मा की फॉर्म में बच्चे ये 7% ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा अब देखें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट। कि बच्चों पहली बात तो ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है कि वाटर के साथ मिलता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड। ये बात हो रही है हमारे ब्लड सेल की कि ये टिश्यूज है, इन टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो हमारे ब्लड में प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा से बच्चे वो जो है ना वो हीमोग्लोबिन में चला गया, मतलब रेड ब्लड सेल में चला गया। अब रेड ब्लड सेल में क्या होता है बच्चे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बनाता है कौन, बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बना देता है बच्चों। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है बच्चों ये अनस्टेबल होता है। हाउएवर इसको कैटालाइज करने वाला जो रिएक्शन है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बच्चे ये सिस्टम को रेगुलेट करवाता है इस फंक्शन को। अब उसके बाद बच्चे मैं कह रहा था कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है कि एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट हो जाता है बच्चों हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आयंस में। और उसके बाद ये बाइकार्बोनेट आयंस में क्या हो जाता है बच्चे डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चों ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है फिर इनको क्या किया जाता है कि दोबारा प्लाज्मा में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है? Plasma में। प्लाज्मा में भेज दिया जाता है। और वो प्लाज्मा से बच्चों फिर जो ना आपके लंग्स तक पहुंच जाती हैं और लंग्स में जाके ये पूरा प्रोसीजर उल्टा होता है। क्या होता है कि वही बाइकार्बोनेट आयंस दोबारा रेड ब्लड सेल में इंटर होती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब उनकी फिर कॉम्बिनेशन करवा के वहां से दोबारा क्या रिलीज करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर जो है ना डिफ्यूज होकर लंग्स में चली जाती है। मैं इस चीज को दोबारा समझाता हूँ। देखें बच्चे प्लाज्मा में कार्बन मतलब क्या मौजूद है, बाइकार्बोनेट्स मौजूद है। अब ये बाइकार्बोनेट्स बच्चे कहाँ पे चली जाती हैं, रेड ब्लड सेल में आरबीसीज में इगेन चली जाती हैं। वहां पे जाके बच्चे ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ना वाटर इगेन बनाते हैं। और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों फिर वो क्या हो जाता है डिफ्यूज हो जाता है इनटू लंग्स या डिफ्यूज इन एल्वियोलाई भी आप कह सकते हैं। बात क्लियर है? जी। हाँ जी। रीडिंग करते हैं बच्चों की। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और ये दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज होगा। क्या कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल एंड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अब इसमें बच्चों जो कार्बोनिक एसिड है वही दो आयंस दो चीजों में डिसोसिएट हो जाता है। एंजाइम वही बच्चे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व होता है। अब उसके बाद बच्चे इसमें एक और चीज होती है, ठीक है, कि जैसे हमने बात की कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है वो प्लाज्मा में चले जाते हैं, ठीक है। अब जिसकी बेस पे सेकेंडली ये है कि यहाँ पे जो साथ में जो हाइड्रोजन आयंस हैं बच्चे ये यहाँ पे इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब इसमें इससे क्या होता है कि बच्चों जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होता है, पीएच कम होती है। तो एच बी एक्ट एज, ठीक है, तो एच बी जो हीमोग्लोबिन है बच्चों वो एक बफर के तौर पर काम करता है। अब जो हीमोग्लोबिन है बच्चों जो टिश्यूज पे मौजूद होता है, टिश्यूज में जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तब क्या होता है कि ऑक्सीजन मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को डिपार्ट करता है, मतलब उसे रिलीज कर देता है और खुद जो है क्या हो जाता है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, सॉरी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। तब इसकी बेस पे बचे कि ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो टिश्यूज में पहुंच गया है। टिश्यूज में आपको पता है कि वहां पे बचे कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बने थी, फिर कार्बोनेट आयंस और साथ में हाइड्रोजन आयंस बने थे। तब टिश्यूज में जब हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तब वहां पे जो हमारे जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल है उसके जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस के साथ। तब बच्चे ये हाइड्रोजन जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है बच्चे वो टिश्यूज में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अच्छा बच्चों अब होता ये है कि यहाँ पे देखो कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर जब कार्बोनेट आयंस डिफ्यूज होकर प्लाज्मा में चली जाती हैं तब बच्चे आयनिक इम्बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? आयनिक इम्बैलेंस हो जाती है। अब इस आयनिक इम्बैलेंस को फिर क्लोराइड आयन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रेड ब्लड सेल में जहाँ पे बच्चों जो आयनिक इम्बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाता है। अब इस मैकेनिज्म को बच्चों हम नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं Chloride shift। और साथ में बच्चे इसको क्योंकि डिस्कवर करने वाला हम बर्गर था तो हम बर्गर फेनोमिना भी इसको कहते हैं। कि बाइकार्बोनेट आयंस बच्चे क्या थी, हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चे वो क्या होती है कि डिफ्यूज हो जाती है किसमें, रेड ब्लड सेल में। अब इसको कैसे बैलेंस आउट ऑफ डिफ्यूज आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल, तब इसको बैलेंस कैसे किया जाता है बच्चों, क्लोराइड आयंस के जरिए। अच्छा अब
मेंटेन आयनिक बैलेंस इन द रेड ब्लड सेल, के रेड ब्लड सेल में जो आयनिक जो चेंजेस आई उनको मेंटेन करती हैं। अब फैसिलिटेटेड बाय द बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, के यहाँ पे जो ना रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ कैरियर प्रोटीन मौजूद होती हैं जो इस फंक्शन को, इस मैकेनिज्म को बच्चों क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि रिवर्स रिएक्शन इन द लंग्स, के लंग्स में बच्चों ये रिएक्शन रिवर्स होता है। इन लंग्स द प्रोसेस रिवर्स बाइकार्बोनेट आयंस एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल, के बाइकार्बोनेट आयंस रेड ब्लड सेल में एंटर होती हैं। अब कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, के वही बाइकार्बोनेट है वो दोबारा हाइड्रोजन के साथ मिलकर बच्चे कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड दोबारा डिसोसिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें वाटर में। Water. यस अब बच्चों इसमें देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड एक्सहेल्ड, कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब टिश्यूज में रिलीज किया जाता है और वहां से सॉरी लंग्स में रिलीज किया जाता है और फिर वहां से एक्सहेल किया जाता है। अब सेकंड है बच्चे एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, के हीमोग्लोबिन के साथ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो 23% आता है। इसमें भी जरा समझने वाली बात है कि हीमोग्लोबिन की भी दो पार्ट है। एक तो बच्चे उसमें होता है हीम और उस हीम पे मौजूद होता है एरन, और उसी एरन के साथ हमारा जो ऑक्सीजन भैया था वो कनेक्ट हुआ था। लेकिन ये जो अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अब इस हीम के साथ नहीं अटैच होगा, उसके दूसरा जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है या ग्लोबिन है उसके साथ बच्चे क्या होगा कि वो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो अटैच होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉट द हीम। अब इन टिश्यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है, जिसकी वजह से मतलब क्या कि वहाँ पे जाहिर सी बात है, हमने बात की थी कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तब जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड था वो क्या करेगा, या इसको रिलीज कर देगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे जो ऑक्सीजन है वो तो टिश्यूज में रिलीज हो जाता है। बाकी फिर क्या होता है बच्चों कि सेकेंडली जो हमने बात की थी कि वो क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन तो HB इस तरीके से आ गया। अब इसी में क्या होता है कि फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के किस पार्ट के साथ, किस रीजन के साथ जो ना बाइंड होता है, अटैच होता है, तो वो उसकी ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच हो जाता है। तो तब ये ऐसा कब होता है, जब बच्चों टिश्यूज में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसी की बेस पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अच्छा, इन लंग्स जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाती है, कार्बन इज डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, के हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दिस फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर, कि ये जो इस तरीके से बच्चे जो ना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो बाइंड हो जाएगा, अगर कम है तो आपको पता है टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यूज में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है। और आपको पता है लंग्स में बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो अब ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करता है, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है। अब उसके बाद अगर लंग्स में जैसे आपको पता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होती है। बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद एज डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, ठीक है, कि प्लाज्मा में जो है वो 7% क्या होता है कि बच्चों ने ये डिजोल्व होकर चला जाता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 7% इज डिजोल्व डायरेक्टली इन प्लाज्मा, की प्लाज्मा में डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। दिस इज लीस्ट एफिशिएंट मेथड, कि ये बहुत कम मतलब ऐसा होता है, ठीक है, बट स्टिल कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में फिर भी ये एक मेजर रोल परफॉर्म करती है। बात क्लियर है बच्चों? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मतलब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है कि वो पिगमेंट्स जो क्या करते हैं, गैसेस को लेके जाते हैं। पिगमेंट्स जो क्या करते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं बच्चों, किसको, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं बच्चों, किसको, Gases को. गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब हमारे बच्चों इसमें दो दी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। जैसे अब ये यहाँ पे तो दो दी हुई हैं, एक हीमोग्लोबिन है और उसके बाद जो ना सेकंड बच्चे यहाँ पे क्या है, मायोग्लोबिन है, ठीक है। सेकंड क्या है, Myoglobin. मायोग्लोबिन। अच्छा, ये दोनों के दोनों ह्यूमन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें, ठीक है, दूसरे एनिमल्स की, अदर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो वो और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो मेजर बच्चे जो ना हमारी जो ना यही है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन है और दूसरा क्या है, मायोग्लोबिन है। अच्छा,
चलिए वो दूसरों के नाम भी आपको बता देता हूँ ताकि, ठीक है, एक बच्चों मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, और उसके अलावा जो बाकी हैं अदर, तो अदर बच्चों उसमें जो ना ये हीमोसायनिन है, हीमोसायनिन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हीमो एरिथ्रिन है, सॉरी हीम एरिथ्रिन है, एरिथ्रिन, ठीक है। और उसके बाद जो ना नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्लोरोक्यूरिन है, क्लोरो क्यूरिन, क्यूरिन, ठीक है। अच्छा ये है बच्चों अदर जो ना, ये दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में होते हैं ज्यादातर। अब जैसे ये हीमोसायनिन की बात कर लें बच्चों, इसमें जो है ना कॉपर मौजूद होता है। कौन सा मौजूद होता है बच्चों? कॉपर। कॉपर। कॉपर जो है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के तौर पर काम करता है। बाकी ये जो हीमिएरिथ्रिन है इसमें आयरन होता है, जो क्लोरोक्यूरिन है इसमें भी क्या होता है, आयरन होता है। और उसके बाद जो ना बाकी जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसमें तो आपको पता है वैसे क्या होता है, आयरन, क्या होता है, आयरन, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इनको कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर कलर्ड मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, के ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करते हैं, ऑक्सीजन को ले जाते हैं। दे बाइंड रिवर्सिबली विद द ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड होते हैं। कंटेन अ कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन, जिसको हम नाम देते हैं कि हीम का। एक कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन जैसे ये मौजूद है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं किसका, कि ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, हीम ग्रुप है। अच्छा अब उसके बाद टू मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वही हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, दीज आर लोकेटेड इन ह्यूमन। अच्छा अब हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये कंपोज्ड ऑफ 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स ईच विद हीम ग्रुप, कि हर जो ना उसका क्या होता है कि वो हीम ग्रुप का, उसका मतलब एक जैसे ये देखें कि एक इस तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर, और उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा हीम मौजूद होता है, ठीक है। मतलब 4 ग्लोबिन प्रोटीन है तो उसमें कितने हीम है, कितने हीम ग्रुप है, 4 हीम ग्रुप है। बात क्लियर है, बोलो। यस यस सर। हाँ जी। अब आयरन इन हीम बाइंड्स लूजली विद ऑक्सीजन, कि वो जो आयरन है वो बीम में हीम में वो इज क्या होता है कि लूजली अटैच होता है विद ऑक्सीजन, किसकी बेस पे, अगर, ठीक है, इसकी बेस पे क्या होता है कि अगर इसकी क्वांटिटी बच्चों क्या हो जाए, कम हो जाए तो वो फिर इजीली वहां पे डिफ्यूज हो जाता है। एट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पिगमेंट बाइंड्स विद ऑक्सीजन, के पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। एट लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इज क्विकली रिलीज, के ऑक्सीजन वहां पे क्विकली रिलीज हो जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पे रिलीज हो जाता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां पे ये बाइंड हो जाता है। मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड ब्लड के, इसका काम होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा अब जैसे ये यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन इज लोडेड इन लंग्स, और उसके बाद ऑक्सीजन इज अनलोडेड इन टिश्यूज, के टिश्यूज में ऑक्सीजन अनलोडेड होता है। अब उसके बाद बच्चों मायोग्लोबिन है कि कंसिस्ट ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पे था, वो 1 पॉलीपेप्टाइड चेन पे है, कंटेनिंग 1 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप की, इस तरह का। जैसे ये यहाँ पे देखें कि बच्चों यहाँ पे हमने बात की थी कि ये हीमोग्लोबिन है जो कि एक ग्लोबिन ग्लोब्यूलर पार्ट होता है, और उसमें आयरन जो है सेगमेंट मौजूद होता है। अब उसके बाद फाउंड इन स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। गिव्स मीट इट्स रेड कलर, मीट को ये रेड कलर देता है। एक्ट एज एन इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टोरेज के तौर पर काम करता है, ठीक है। अच्छा अब ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू द एरोबिक मसल मेटाबॉलिज्म, अब इसमें होता यह है कि बच्चों ये हमारे मसल्स में मौजूद होता है। मसल्स में क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, ठीक है। एक मिनट आया मैं। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो ना इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टोरेज के तौर पर काम करता है, मतलब हमारे मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जैसे ही हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, तब ये जो हमारे जो मायोग्लोबिन है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं। अच्छा अब रिलीजेस ऑक्सीजन व्हेन पार्शियल प्रेशर इज लेस देन 20 mmHg, कि जब ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 20 से कम हो जाए, तब क्या होता है बच्चे कि जो ना ये ऑक्सीजन मतलब मायोग्लोबिन रिलीज करता है। अच्छा अब इसका काम क्या होता है बच्चों, वही ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना। अब इसका डिफरेंस है बच्चों कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, मायोग्लोबिन में एक होती है। हीम 4 ग्रुप होते हैं बच्चे, इसमें एक हीम ग्रुप होता है। ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। वजह क्या है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये सिर्फ एक के साथ बाइंड होगा क्योंकि चेन ही एक है। ये रेड ब्लड सेल में पाया जाता है बच्चों, ये मसल्स में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और इसका काम उसकी स्टोरेज है। अब बच्चे इसकी जो ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो स्लो होती है, और इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। लूजेस ऑक्सीजन, उसकी जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों वो कितनी होती है, 60 mmHg। मतलब जब हमारे ब्लड में या बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 60 mmHg हो जाए, तब क्या होता है कि उसी दौरान या इससे कम पे ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है।
बट ये ऑक्सीजन को कब रिलीज करता है, जब हमारे ब्लड में और मसल्स में सॉरी जो ऑक्सीजन है वो कितनी होती है, लेस देन 20 mmHg होती है, मतलब बाइंडिंग उसकी स्ट्रांग होती है जिसकी बेस पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाता। बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। देखिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बच्चे ऐसा समझ लें कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उससे जो रेलेवेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इम्पेयर हो जाती हैं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, ठीक है, कोई ना कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है। इस चीज को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बच्चों आपको पता जाहिर सी बात है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बच्चे क्या होगा, ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होगा कि बच्चे हमारे जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक से रेलिवेंट है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर लें बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, अब वो क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा बच्चे। क्या होगा, इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, प्रॉपरली उसका नॉन फंक्शनल आप कह लें, ठीक है। अब उसके पीछे वजह क्या है, वजह क्या है, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन बच्चे। अब वो इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी रीडिंग कर रहे हैं बच्चों कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इफेक्ट द लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारी लंग्स और हमारे दूसरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर कंडीशन, कि वो कम से हल्के से लेकर शदीद सख्त मतलब कंडीशन तक भी हो सकता है। अब इसके जो कॉमन इफेक्ट्स हैं बच्चों, वो इम्पेयर्ड ब्रीथिंग है, ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड लंग फंक्शन इशू, ठीक है, कि मतलब हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर्ली नहीं हो सकती, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो सकता, लंग जो फंक्शन है वो भी या लंग है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता, तो ये चीजें भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी, या अब लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइड कर दिया था, तो सेम बच्चे यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके जो इन्फेक्शन है बच्चे, उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बच्चे अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें दो चीजें, दो डिजीज हमने पढ़नी है, एक सिनेसिटिस पढ़ना है और सेकंड बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ना है ओटाइटिस मीडिया पढ़ना है। तो फर्स्ट जो बच्चे है सिनेसिटिस, सिनेसिटिस एक्चुअली सिनेसिस बोलते हैं कैविटीज को, किसको बोलते हैं, सिनेसिस, Cavities. साइनस, हाँ ठीक है, साइनस वाले वैसे वर्ड होता है साइनस, तो उससे रेलिवेंट जो डिजीज है वो सिनेसिटिस होगा, ठीक है, क्योंकि TIS आपको पता है बच्चे ये किसको मेंशन करता है, किसको मेंशन करता है बच्चे, Inflammation को. इन्फ्लेमेशन को मेंशन करता है। अब साइनस क्या है बच्चे, कैविटी है। अब एक्चुअली वो जो कैविटीज होती हैं वो एयर फील्ड होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, एयर फील्ड होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वही कैविटीज एयर फील्ड की बजाय किससे फिल हो जाती हैं, म्यूकस से। किससे फिल हो जाते हैं बच्चे, Mucus से. म्यूकस से फिल हो जाते हैं, यस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चे कि सिनेसिटिस में क्या होता है कि वही जो म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या अब हमारे जो वो सेनिस है, ठीक है, या जो नेजल सेनेसिस की बात कर लें, जिनमें पहले एयर फील्ड होता है, बाद में बच्चों उनमें क्या फील हो जाता है, म्यूकस फील हो जाता है। अब इसी वजह क्या है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, अब इसी इन्फ्लेमेशन को जैसे कि अभी हमने बात की कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल सेनेसिस, इसको बच्चों हम नाम देते हैं सिनेसिटिस का नाम देते हैं। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं बच्चों, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक। अब जो एक्यूट है बच्चे वो 2 से 8 वीक तक एग्जिस्ट करता है, और जो क्रोनिक है बच्चे वो लास्ट मच लॉन्गर, कि वो ज्यादा टाइम के लिए बच्चों क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, मतलब लंबे अरसे तक चलता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे काजेज है, कोल्ड क्लाइमेट है और विट, कोल्ड मतलब कोल्ड है या विट क्लाइमेट है, ठीक है, मतलब ये कि मौसम में आपको पता चेंज हो सकता है, उसकी बेस पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब उसके बाद बच्चे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, स्मोक है, डस्ट है, उसके बाद ओवर क्राउडिंग है या डेंटल इन्फेक्शन। व्हाट इज ओवर क्राउडिंग बच्चे, आपका जो वही जो एयर फील्ड कैविटीज है ना, उनमें म्यूकस आ जाता है, म्यूकस की वजह से वो फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं, इसको नाम देते हैं ओवर क्राउडिंग। बात क्लियर है, ठीक है, Yes. क्लियर है कि आपकी वो जो साइनस है, वो जो साइनस कैविटीज है, वो क्या होती हैं कि एयर की वजह से फिल हो जाती हैं, बात सॉरी म्यूकस की वजह से फिल हो जाती हैं, इस वजह से हम नाम देते हैं इसको ओवर क्राउडिंग का। अच्छा बच्चों, अब वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ये मतलब इसके काजेस की बात की गई है बीच में। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे सिम्टम्स है, सिम्टम्स में फीवर है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, पस लाइक नेजल डिस्चार्ज, और उसके बाद फेशियल पेन या हेडेक, जो ना, या फिर वॉश ब्लीडिंग भी हो सकती है, मतलब जब ब्लीडिंग हो रही है तो तब जो ना ऐसे समझ लें कि मजीद ज्यादा पेन होता है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट बच्चों सल्फर ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं जब जब हमारे पास क्या हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंफर्म हो। अच्छा, अब इसके बाद न्यूबिलाइजेशन भी करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ना न्यूबिलाइजेशन आपको पता है कि नाक पे जो ना वो लगा लिया जाता है ताकि जो एयर वेज हैं बच्चे उनको एक्सपेंड किया जाए।
अच्छा, अब रिड्यूस साइनस या नेजर इन्फ्लेमेशन, ताकि जो ना जो नेजर इन्फ्लेमेशन है, ये जो साइनस कैविटी है उसको जो ना उसकी इस इन्फ्लेमेशन को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। और यही न्यूबुलाइजेशन फिर फर्दर क्या करता है, बच्चे रिकवरी को बढ़ा देता है। अक्सर जो ना बच्चों हम एक कंफ्यूजन भी लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पस लाइक डिस्चार्ज की बात की गई है। देखें एक होता है बच्चों स्नॉट, ठीक है, जैसे फ्लू वगैरह होता है तब उसको हम नाम देते हैं स्नॉट का, जो म्यूकस वगैरह आता है। वैसे म्यूकस भी हम उसे कह सकते हैं, म्यूकस, ठीक है। बट जो जनरल टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं बच्चे, वो स्नॉट होता है। लेकिन जब कफिंग होती है, कफिंग के दौरान जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं फ्लेम। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने रिलेट नहीं करना। जनरली जो मतलब जो नाक का बहना है ना, तो वो जो पस या फ्लूइड होता है वो स्नॉट स्नॉट कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो कफिंग होती है उस दौरान जो ना जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं फ्लेम। जो स्नाट है बच्चों वो थिन होती है, ठीक है। और जो फ्लेम होता है बच्चों ये थिक म्यूकस होता है। तो अब मुझे ये बताएं, आप लोगों को पहले इन दोनों चीजों के बारे में क्लियर था? नो। नहीं था। स्पेशली मैं तो बड़ा कंफ्यूज था कि जो नोज नोज का बहना ना उसको हम क्या कहते हैं, तो वो स्नाट है, फ्लेम नहीं है। फ्लेम अलग चीज है, स्नॉट अलग चीज है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ओटिटस मीडिया, अब क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, या अभी भी कंफ्यूजन है? हो गया सर। हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ओटिटस मीडिया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर, कि ये मिडिल ईयर है बच्चों, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। काजेस क्या है बच्चों के, मेल फंक्शन ऑफ स्टेशन ट्यूब की, ये जो स्टेशन ट्यूब बच्चों मौजूद होती है ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। एक्चुअली होता ये है कि आपकी स्टेशन ट्यूब आगे से जो ना ये थ्रॉट के साथ, गले के साथ है, थ्रॉट के साथ। तो अब होता क्या है बच्चों, इन्फ्लेमेशन की वजह से समझ लो कि आपका ये जो ये स्टेशन ट्यूब है वो क्लोज हो जाता है। जैसे क्लोज हो जाता है तो इसके अंदर जो ना इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लूइड है बच्चे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग जाती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग जाती है तो आपके यही ईयर जो ना वो पेन करने लग जाता है, एक्सेट्रा। तो डिफरेंट बच्चे सिम्टम्स आ सकती हैं। तो अब बच्चा ओटिटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन या उसमें इन्फेक्शन को बच्चे हम ओटिटिस मीडिया का नाम देते हैं। काजेस क्या है बच्चों के, मेल फंक्शनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब के, स्टेशन ट्यूब प्रॉपर वर्क नहीं करता। प्रिवेंट्स द प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर जो फ्लूइड की ड्रेनेज है वो नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे काजेस द फ्लूइड बिल्डअप बिहाइंड द ईयर ड्रम के, ईयर ड्रम की जो बैक साइड पे, जैसे ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। लीड्स टू द बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ एंड इन्फेक्शन, के इससे जो बैक्टीरियल या फिर वायरल जो ग्रोथ है बच्चे वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे कॉमन काज है कि कोल्ड और एलर्जी, स्वेलिंग इन नोज, मतलब नोज में स्वेलिंग की वजह से, थ्रोट या स्टेशन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है बच्चे, या उसमें जो स्वेलिंग है वो हो जाती है, जिसकी बेस पे वो जो एयरवेज है या सॉरी आप स्टेशन ट्यूब है ना, पाथवे जो है ना वो बंद हो जाता है। अच्छा, मेल फॉर्मेशन ऑफ स्टेशन ट्यूब की अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं है, क्लोज है, तब भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद ईयर जो ना सॉरी सिम्पटम्स हैं कि इनकी जो सिम्पटम्स है वो वेरी कर सकती हैं। अब कैसे, यूजुअल अनयूजुअल इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन होना, ठीक है। अब उसके बाद जो ना कह लें कि जो ना डिफिकल्टी स्लीपिंग, मतलब सोना, मुश्किल से सोना। टगिंग एट वन आर मोर बोथ हेयर, टगिंग का मतलब होता है कान का खिंचाव, ठीक है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि आपका कान खींचा होता है जब आप चबा चबा रहे होते हैं समथिंग ऐसा, तो कान में कुछ साथ में हो रहा होता है उस इन्फेक्शन की वजह से ना, वो टगिंग होती है, ये खिंचाव होती है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये फीवर हो सकता है, कि एयर पेन हो सकता है, कि फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम एयर, एयर से जो ना पस वगैरह का निकलना। अब हियरिंग डिफिकल्टी हो सकती है, कि लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों, आपके ये जो वेस्टिब्यूल्स है ना बच्चों, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कुलर केनाल्स, ठीक है, सेमी सर्कुलर केनाल्स बच्चों, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, आपकी बॉडी की बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी? बैलेंसिंग में। हाँ, अगर बच्चे इन्फेक्शन बढ़ गया तो इनकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, फिर आपका जो बैलेंस है बॉडी का वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बॉडी बैलेंस का मतलब आप खड़े हैं तो वो चीज, आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम की बात नहीं हो रही, वो हार्मोनल जो चेंजेस है वो अलग चीज है, ठीक है। हार्मोन की वजह से जो बॉडी के इम्बैलेंस है वो एक अलग चीज है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी पोजीशन की इम्बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ट्रीटमेंट की बात करें, एंटीबायोटिक मेडिकेशन वगैरह, एयर ड्रॉप्स जो है ना, फीवर मेडिकेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सबका मिक्सचर, सारी चीजें भी दी जा सकती हैं। अब उसके बाद बच्चे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कि अब इसमें बच्चों क्या होता है, फर्स्ट जो है ना दिया हुआ नमूनिया, इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द एयर सैक्स या अल्वेओलाई को, ये क्या करता है बच्चों, इन्फ्लेम करता है वन या बोथ जो लंग्स है उनमें हो सकता है ये। अच्छा, अब एयर सैक्स में फिल विद जो ना फ्लूइड या पस की मदद से जो ना उसमें फिल हो जाते हैं। कफ विद फ्लेम, मतलब जो कफिंग होती है साथ में वो फ्लेम, जो थिक म्यूकस है बच्चे वो प्रोड्यूस होती है। फीवर हो सकती है, चिल हो सकती है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो सकती है बच्चों। अब काजेस बच्चों इसमें वही बैक्टीरिया है, उसके बाद जो ना वायरस है, फंजाई है बच्चे। बैक्टीरिया का बच्चे हम कॉमन पढ़ते हैं कि वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस, Pneumonia. यस, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बच्चे क्या है, वो नमोनियाई क्या है, कॉमन वो बैक्टीरिया है जिसकी बेस पे बच्चे क्या होता है कि नमोनिया होता है। और उसके बाद आगे मेरे ख्याल से इसकी ट्रीटमेंट भी दी हुई, यहाँ दी हुई है सारी चीजें। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है बच्चे, चेस्ट पेन है व्हेन ब्रीथिंग और कफिंग के दौरान या ब्रीथिंग के दौरान चेस्ट का पेन करना, कंफ्यूजन और मेंटल चेंजेस भी आ सकते हैं स्पेशली एडल्ट्स वगैरह में। कफ विद फ्लेम, ठीक है, फ्लेम की जो ना प्रोडक्शन होती है, फैटीग हो सकती है, फीवर हो सकती है, चिल्स या फिर स्वेटिंग हो सकती है। अब उसके बाद बच्चे लोअर बॉडी टेम्परेचर, उनमें बॉडी टेम्परेचर भी कम हो सकता है इन एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि जिनका इम्यूनिटी वीक होता है। इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों, Weak होता है। इम्यूनिटी वीक होता है। अब उसके बाद बच्चों नोजिया है, वोमिटिंग है, और क्या है बच्चों इसमें डायरिया, डायरिया शामिल है। अब इसके सिम्टम्स मजीद बात करें तो बच्चे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी इसकी वजह से हो सकता है। अब उसके बाद बच्चे ट्रीटमेंट में क्या ली जाती है, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल, जो कि अभी हमने बात की थी, कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। ठीक है, उसके लिए जो ना हम एंटीबायोटिक्स इनटेक कर सकते हैं। बाकी जो ना एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं फॉर फंगल नमोनियाई, ठीक है, एंटी वायरल मेडिकेशंस फॉर वायरल नमोनियाई के वायरस की वजह से अगर कोई काज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह की जो वायरल्स होती हैं वो खुद ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अब उसके बाद ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड्स, कि अगर फ्लूइड जो ना लंग वगैरह में, ये चेस्ट में, ये प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, मतलब वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे जो म्यूकस वगैरह वो चला जाता है कि उसमें लंग्स वाली साइड पे या इधर उधर साइड पे, तो उसको जो ना फिर कैथेटर के जरिए बच्चों क्या किया जाता है, या सर्जरी के जरिए उस म्यूकस को बाहर निकाल लिया जाता है। अब उसके बाद बच्चे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इसको हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है, टीबी। तो हमारे एक वो दोस्त है, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को ये ट्यूबरक्लोसिस याद ना हो तो मेरा नाम याद रख लेना, तबस्सुम। ठीक है, तबस्सुम। तो ये टी से ट्यूबर, ठीक है, और ये ट्यूब मतलब ट्यूबर क्लोसिस, टी से, ये दोनों इन दोनों को मिला के जो ना वो ट्यूबर क्लोसिस आप बनाते हैं। ठीक है, कि ट्यूबर क्लोसिस। तो वो कहते हैं कि अगर आप लोग को इसका नाम याद ना हो तो मेरा नाम ले लेना, तबस्सुम। तब से जो ना मैंने उनका नाम टीबी सेव करके रखा। ठीक है, चौधरी टीबी। अच्छा, तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में बच्चों क्या होता है कि जो ना ये क्रॉनिक जो ऐसा समझ ले डिजीज है, ठीक है, जो लंबे अरसे तक चलती है। जो भी पेशेंट इसका होता है 10-10-15 साल से उसको टीबी होता है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, कि ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में एक जो ना ट्यूब, मेरे ख्याल से ट्यूबरकुलाई या समथिंग उस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये है अलबत्ता यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस बच्चे बैक्टीरिया। अब ये, हाँ, ये लिखा हुआ है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अब बच्चे ये क्या होता है कि ये हमारे लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जब चला जाता है, हमारे लंग्स के सेल बच्चे जब इसको डिटेक्ट करते हैं, तब क्या करता है कि हमारे जो लंग्स के सेल हैं उसके अगेंस्ट जो ना इस तरह के जो ना वाल्स लाइक, या आप कह लें कि कैप्सूल वगैरह बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया इन कैप्सूल से निकल जाए, फट जाए, मतलब उसको ओवरटेक कर ले, तो जिसकी बेस पे फिर जो इन्फेक्शन की जो फैलने के चांसेस हैं बच्चे, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेन चीज क्या है बच्चे, कि ये लंग्स में ना होल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है टीबी? होल क्रिएट करता है। हाँ, अब ये जो होल्स बच्चे एक दफा क्रिएट होते हैं वो फिर इम्पेयर्ड होते हैं, दोबारा वो ट्रीट नहीं होते, दोबारा वो रिकवर नहीं होते। ठीक है, अब इसमें बच्चे हाईली कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। इसमें एल्विलाई बच्चे बस्ट होती हैं, रिप्लेस बाय इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के। इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बच्चे क्या करते हैं, उससे रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक है, अब लंग्स फॉर्म प्रोटेक्टिव कैप्सूल, जैसे कि ट्यूबरकल्स की बात की थी, इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर ट्यूबरकल्स है। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो उनको बेसिलाई जो बैक्टीरिया है, ये इस तरह का बच्चे, आपको पता है रॉड शेप होती है ये, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये बेसिलाई शेप है। ठीक है, तब क्या होता है बच्चे, कि वो जो बेसिलाई है उनको ये ट्यूबरकल्स क्या होती हैं बच्चे, सराउंड करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। बट जैसे ही अगर ट्यूबरिकल्स हट जाते हैं बच्चे, तब उससे क्या होता है कि जो ना ये रैप्चर होती हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है, वो जो फिर बेसिलाई बैक्टीरिया या जो रॉड शेप जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, वो फिर फैल जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सिम्टम्स क्या है बच्चे के, लो ग्रेड इंटरमीडिएट फीवर। ठीक है, स्पेशली इवनिंग के टाइम ऐसा होता है। नाइट स्वेट, वेट लॉस, एनोरेक्सिया। व्हाट इज एनोरेक्सिया? व्हाट इज एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया, बोलो बच्चों, व्हाट इज एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया, बोलो। नहीं पता सर। फियर ऑफ गेटिंग वेट। ठीक है, ये ना हो कि भाई मैं मोटा हो जाऊं, मैं मोटी हो जाऊं, मैं हट्टी कट्टी हो जाऊं, इस वजह से खाना ही ना खाना। डाइट पे हूँ, किस पे हूँ बच्चों, बोलो जरा। हम में से तो कोई नहीं है सर डाइट पे।
डाइट पे हूँ, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सिर्फ कहते हैं है नहीं हम वो चीज़ें क्यों बोलें? हाँ, वो तो जिस सही है चीज़ ना। में हम है नहीं वो हम क्यों बोलें? हाँ, हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, बट मैं ये कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं डाइट पे हूँ। तो वो एक्चुअली वो वजह क्या होती है कि फियर ऑफ गेटिंग वेट, कि वेट का बढ़ जाना, ठीक है? अच्छा, अब इस कंडीशन को बच्चे हम किसका नाम देते हैं? एनोरेक्सिया के वेट बढ़ जाने की वजह से या वेट बढ़ जाने के डर की वजह से खाना ना खाना। अब उसके बाद बच्चे डिप्रेशन, वीकनेस, ड्राई या ब्लडी कफिंग भी हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकती है बच्चों। अब उसके बाद बच्चे प्लूरल जो इन्फ्लेमेशन है वो भी हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद डेली अब्ज़ॉर्ब ट्रीटमेंट, ये शॉर्ट कोर्सेज़ डॉट्स की आप बात कर लें, इसको हम नाम देते हैं कि डेली बेस पे जो ट्रीटमेंट है उसकी जो है ना वो जारी रहती है। हर वैसे डॉक्टर जो ना मेडिसिन देता है हर 15 दिन के बाद उसे कहता है कि चक्कर लगाते रहो मेरे पास, और ये 10-15 साल तक के लिए चलता जाता है। ठीक है? अच्छा, अब सुपरवाइज्ड बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स टू इंश्योर द फुल रिकवरी, कि फुल रिकवरी के लिए जो है ना जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो बच्चे क्या करती हैं, इसको सुपरवाइज़ करती हैं या मॉनिटर करती हैं। अच्छा, बच्चे आगे है डिसऑर्डर्स ऑफ लंग। इसमें बच्चों एम्फीसीमा और इवन ये जो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है, ये भी इसमें यही दो चीजें आती हैं, एक एम्फीसीमा आता है, एक क्या आता है, एम्फीसीमा, और बच्चे दूसरा जो है ना इसमें कौन आता है, ब्रोंकाइटिस। ये दो चीजें आती हैं इसमें, क्या आ जाती हैं, एम्फीसीमा और दूसरा कौन सा बच्चे, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाती हैं, क्रोनिक जो ना ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या आप इसे सीओपीडी भी कह सकते हैं। तब बच्चे आप इसमें फर्स्ट जो एम्फीसीमा है वो क्या चीज है, ठीक है, आप क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को आप ग्रुप ऑफ, जी 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 ग्रुप ऑफ, ये जो ब्रोंकाइटिस है ये सीओपीडी इसका दूसरा नाम है या सी क्या है? इसकी कैटेगरी मतलब ये जो सीओपीडी है ना, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। अब इसमें मेजरली दो डिजीज आती हैं, एक एम्फीसीमा है, दूसरा ब्रोंकाइटिस है, और ये दोनों के दोनों डिसऑर्डर ऑफ लंग्स है। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? यस। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों एम्फीसीमा इज अ लंग डिजीज डैमेज टू द एल्वियोलाई वाल्स, के एल्वियोलाई की जो वाल्स हैं बच्चे वो डैमेज हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जैसे ये यहाँ पे देखें इस डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम में देखो बच्चों कि यहाँ पे किस तरीके से और यहाँ पे किस तरीके से, ये नॉर्मल है और ये क्या है, रैप्चर्ड है। तो एल्वियोलाई की जो ये वाल्स है ना बच्चे, ये देखें ये वाल्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तब बच्चे वो जो ऑक्सीजन ट्रैपिंग की जो एबिलिटी है, ठीक है, ऑक्सीजन जो ट्रैप करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है बच्चे वो कम हो जाता है। अब इफेक्ट्स क्या है बच्चे, फियर एल्वियोलाई होंगे तो फिर जो लेस ऑक्सीजन है बच्चे वो क्या होगा, ब्लड में इंटर होगा और गैसेस एक्सचेंज कम होगी। ठीक है, तो जो ना आप कह सकते हैं फिर सफोकेशन की वजह से जो सेल है उनकी डेथ होने लग जाती है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या है कि जो ना एम्फीसीमा, एम्फीसीमा के जो मेजर मतलब उसके काजेस की बात हो रही है। अब काजेस में बच्चे मेजर काजेस स्मोकिंग है, अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बच्चों मैरिजुआना है, वैपिंग है, ई सिगरेट है, सिगार सिगार स्मोक है। इसी तरीके से जो ना आप बात कर लें एयर पोल्यूशन की या डस्ट एक्सपोजर की, तो ये सारे के सारे वो बच्चे क्या है, कॉजेज हैं जिसकी वजह से एम्फीसीमा हो सकता है। अच्छा, अब इसके बच्चे आगे कॉमन सिम्पटम्स की बात की जा रही है। ठीक है, कि परसिस्टेंट कफिंग भी हो सकती है, स्मोकर कफ, व्हीजिंग भी हो सकती है। व्हाट इज व्हीजिंग? साउंड का प्रोड्यूस होना जब बंदा मतलब ये सांस ले रहा होता है। ठीक है, सीटी लाइक साउंड का प्रोड्यूस होना। अब उसके बाद बच्चे शॉर्ट ब्रीथ हो सकती है इवन ड्यूरिंग लाइट एक्टिविटी, मतलब कम भी काम कर रहे हो फिर भी जो ना सांस में तंगी आ जाती है। चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, कि कंस्टेंट एयर हंगर हो सकती है, मतलब एयर जो ना आपकी बॉडी में फंस के रह जाती है। और म्यूकस जो है ना येलो या ग्रीन म्यूकस प्रोडक्शन होती है, फैटीग हो सकती है और हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शन बच्चे स्मोकिंग क्विट करना, ब्रेंकियोडायलेटर्स का इस्तेमाल करना कि एयरवेज को एक्सपेंड किया जाए, कार्टिकोस्टेरॉइड जो ना वो इनहेलर्स या ओरली मेडिसिन इनटेक किए जाते हैं। अब उसके बाद बच्चे एंटीबायोटिक्स वगैरह जो ना वो क्या किए जाते हैं कि यूज किए जाते हैं अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन वगैरह वो अप्लाई की जाती है। अच्छा, तो अब मैंने बच्चों कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में पहले भी बताया था, मैं दोबारा एक दफा बता रहा हूँ कि बच्चे ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, ठीक है, जिसमें आप बात कर लें कि एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, और इनकी वजह से जो ना ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती हैं। अब हम लोगों ने जो ना एम्फीसीमा को तो देख लिया, लेकिन थोड़ा सा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पहली बात तो एक मिनट, अल्लाह खैर, एक मिनट दो बच्चों, ये एंड पे क्लिक हो गया जिसकी बेस पे एंड वाला पेज आ गया। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, चौथा चैप्टर आ गया। हाँ जी, तो बच्चों किधर थे, यहाँ पे थे। तो देखें बच्चों, ये जो है ना, ठीक है, ये है ब्रोंकाइटिस की हम बात कर रहे थे। ब्रोंकाइटिस बच्चों, ब्रोंकाइटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ
ब्रोंकाई के ब्रोंकाई में बच्चों इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब ब्रोंकाई में मतलब वो जो चेस्ट आप एयरवेज की बात कर लें बच्चे, वो टाइट हो जाती हैं, ठीक है, मतलब जिसकी बेस पे जो एयरवेज है, रास्ता है, उसका गुजरना बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाई की बात कर लें बच्चे, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए तो है ना बच्चे, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरह के और भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब बच्चे होता क्या है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है बच्चे एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है बच्चों क्रोनिक। जो एक्यूट है बच्चे वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा जो है ना 2 से 3 मंथ तक बच्चे ठीक हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ना क्रोनिक होता है बच्चे, वो 2 इयर्स या 3 इयर्स तक भी बच्चों वो ट्रीट नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म जो ना वो डिजीज रहता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है मेन काज क्या है इसकी, स्मोकिंग है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हार्मफुल फ्यूम्स, ये डस्ट है। अब उसके बाद बच्चे क्या है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चे, इसमें जो ना अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। देखिए अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी या अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जो बच्चे, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है बच्चे, जो हमारे लंग्स, पेंक्रियाज वगैरह को आ, वो करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। लंग्स की बात कर लें, ठीक है, लंग्स है, लीवर है, इस तरह के और जो पेंक्रियाज वगैरह जो वेसिकल ऑर्गन्स है बच्चे, उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब इसकी ना होने की वजह से जो लंग्स का जो इन्फेक्शन है बच्चे, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। गुड। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे की सिम्पटम्स क्या है कि जो ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, परसिस्टेंट चेस्टी कफ है विद फ्लेम, ठीक है, मतलब कफिंग हो सकती है जिसकी बेस पे जो ना फ्लेम साथ में प्रोड्यूस हो सकता है। फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, ऑनगोइंग व्हीजिंग, मतलब वो सीटी वगैरह का साउंडनेस का प्रोड्यूस होना। अच्छा अब उसके बाद बच्चे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है कि इसमें बच्चे स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोक देना, ठीक है, मतलब स्मोकिंग नहीं करनी। और उसके बाद बच्चे इनहेलर्स और मेडिसिन वगैरह यूज करनी है ताकि जो ब्रीथिंग है वो इजी हो जाए। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है, मतलब वो जो लंग्स की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इस तरह की जो ना स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज करवानी है। और सेकंड ये कि लोगों को जो ना एजुकेट करना है जो लंग्स इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे लास्ट वाला जो वो है सर्जरी, या फिर आप बात कर लें लंग्स ट्रांसप्लांट, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं नमूनेक्टोमी। इसका नाम देते हैं नमूनेक्टोमी। अब नमूनेक्टोमी क्या है बच्चों के, रिमूवल ऑफ लंग्स, किसका क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ, जल्दी बोलो। लंग। अब उसके बाद बच्चों इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स के, स्मोकिंग का जो है ना वो लंग्स पे क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कि ये नॉन स्मोकर है जिसने सिगरेट नहीं पी है, इसके जो लंग्स है वो कितने फ्रेश हैं। और ये जो कभी कभी स्मोकिंग करता है उसके लंग्स ऐसे होते हैं, और जो मुकम्मल स्मोकिंग करता है उसके जो लंग्स है वो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या है बच्चों के, स्मोकिंग सीवियरली डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द ऑर्गन्स के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जो है ना उनको प्रॉपरली क्या कर देता है बच्चों, डैमेज कर देता है, सीवियरली डैमेज करता है। अब इसके जो मेजर इफेक्ट है बच्चे वो कौन कौन से हैं कि 87% ऑफ द लंग कैंसर आर काजेज ड्यू टू द स्मोकिंग, की स्मोकिंग की वजह से जो आप कह रहे हैं कि 87% बच्चे जो लंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी ऑलमोस्ट केसेस आए 87% उनमें से क्या थे बच्चों, वो स्मोकिंग की वजह से थे। अब स्मोकिंग इज आल्सो काजेस द माउथ, लैरिंक्स या आइसोफेगस जो कैंसर बच्चे वो भी काज हो सकती है। ये अक्सर जो ना आप लोगों ने शायद सिगरेट की जो डब्बी होती है उसके ऊपर देखा होगा कि सिगरेट स्मोकिंग काजेस कैंसर, या इवन मूवीज वगैरह में भी एक छोटा सा नीचे बैन दिया होता है। अब इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से जो ना मतलब इसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, एम्फीसीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो एयर वेज हैं बच्चे उनमें इरिटेशन होती है, काजिंग क्रोनिक कफिंग, जिनमें जिनकी बेस पे खांसी होती है, मतलब जो अक्सर जो लोग जो स्मोकर हैं सुबह सुबह के टाइम उनमें ये खांसी होती है, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय द सीलिया, सीलिया भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब जो सीलिया वगैरह होते हैं ना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंकाई में या ट्रैकिया में, ये एटसेट्रा पूरे अल्विलाई में, और सॉरी अल्विलाई कह रहा हूँ, पूरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो अब वो सीलिया क्या हो जाते हैं बच्चे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी बेस पे जो बैक्टीरिया वगैरह जो जर्म्स वगैरह वो इजीली पास कर सकते हैं, तो जिसकी बेस पे जो नमूनिया वगैरह के बच्चों जो रिस्क है वो भी बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद पर्सन्स अस्थमा एंड एलर्जीज, अस्थमा और एलर्जीज भी बच्चे क्या हो सकती है जिसकी बेस पे जो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद बच्चों कंक्लूजन से, नो टू स्मोकिंग, ठीक है, कि स्मोकिंग नहीं करनी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अवॉइड स्मोकिंग एंड सेकंड हैंड स्मोक। व्हाट इज सेकंड हैंड स्मोक? बोलो बच्चों, व्हाट इज सेकंड हैंड स्मोक? हेलो। पैसे। पैसिव स्मोकिंग बच्चों इसको कहते हैं, यस।
अब उसके बाद बच्चे क्या है कि सीक मेडिकल हेल्प फॉर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, कि अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है तो मेडिकल हेल्प आप लोगों ने लेनी है। अब अवेयर सेव्स लाइव्स, ठीक है, कि भाई जो अवेयरनेस है वो जिंदगियां बचाती है, तो इस वजह से दूसरों को आप लोगों ने बताना है, सिखाना है।